हेलो गाइस, मैं गौतम। गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इनकम टैक्स रिटर्न 2 की कंप्यूटेशन हम कैसे तैयार करें। और गाइस आपको यदि पता नहीं है कौन सी आईटीआर कौन सी इनकम के लिए सिलेक्ट की जाती है, तो गाइस उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटेशन में टैक्स कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा, ठीक है गाइस। और गाइस जो हम कंप्यूटेशन तैयार करने जा रहे हैं उसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बट गाइस आप कहेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो ITR 1 ही सिलेक्ट करते हैं, बट गाइस करते हैं यदि आपकी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है और उससे आपको रेंट प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए आप ITR 2 सिलेक्ट करेंगे। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस ये है हमारी स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल इनकम। तो सबसे पहले आपको एक्सेल सीट ओपन कर लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको हेडिंग लिखनी है स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल इनकम। और गाइस आपको इसमें डिटेल्स लिख लेनी है, जैसे कि हमारी इसमें है नेम, ठीक है। आप जिसकी भी कंप्यूटेशन तैयार करेंगे उसका नाम आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फादर नेम, तो जिसकी आप कंप्यूटेशन तैयार कर रहे हैं उसका फादर नेम इसमें मेंशन करना है, ठीक है गाइस। तो गाइस ये जो कंप्यूटेशन है ये आपको खुद ही तैयार कर सकते हैं। इस कंप्यूटेशन में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गाइस मैंने भी एक खुद ही कंप्यूटेशन तैयार की है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया नाम लिख लेना है इसमें, जैसे कि हम कंप्यूटेशन जो तैयार कर रहे हैं वो कर रहे हैं यशविंदर कुमार की, ठीक है। फिर उसके बाद फादर नेम, जो कि इसके फादर नेम है श्री मूलचंद। एड्रेस आ जाएगा, जो कि आप जिसकी कंप्यूटेशन तैयार कर रहे हैं उसका एड्रेस आएगा यहाँ पर, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी जिसकी आप कंप्यूटेशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पैन नंबर, और स्टेटस में ये हमारी इंडिविजुअल है, ठीक है। तो स्टेटस में जो आएगा वो इंडिविजुअल आएगा। और फाइनेंशियल ईयर है हमारी 19-20 और असेसमेंट ईयर है 20-21। असेसमेंट ईयर जो हमारी फाइनेंशियल ईयर है वो 19-20 है और असेसमेंट ईयर 20-21 है। और वार्ड हमारा जो भी मतलब जहाँ पर लगता हो, यहाँ का हमारा जो वार्ड है वो लगता है ITO गाजियाबाद। तो गाइस फिर उसके बाद आपको पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ये आपको लिख लेना है। और इसके नीचे इनकम फ्रॉम सैलरी है, जो कि इनकम है हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी से आ रही है, ठीक है। सैलरी रिसीव्ड हुई है कितने, 5,40,000 रुपये। तो गाइस सैलरी पर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो कि 16IA है, जिसमें कि 50,000 तक की सैलरी पर, ध्यान दीजिएगा, सैलरी पर 50,000 तक की डिडक्शन दी गई है, चाहे सैलरी कितनी भी क्यों ना हो। तो सभी अलाउंसेस को हटाकर अब 50,000 रुपये एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है जिसका नाम है सेक्शन है 16IA, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5,40,000 में से जो सैलरी रिसीव्ड हुई है इसमें से माइनस करेंगे 50,000 रुपये जो हमारी डिडक्शन है। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगा लेंगे इस सम का, और 5,40,000 में से माइनस करेंगे 50,000। तो यहाँ पर जैसे ही आप सम का फार्मूला लगाएंगे तो 5,40,000 में से माइनस करेंगे कितने, 50,000, तो उतनी ही अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। कितनी आई है, 4,90,000। अब बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें कि इसकी एक से अधिक प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है। इसकी 3 प्रॉपर्टी हैं, एक तो हमारी रेंट रिसीव्ड हो रहा है गाजियाबाद से, दूसरा भी गाजियाबाद की प्रॉपर्टी है, और तीसरी है ग्रेटर नोएडा की, ठीक है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ की है। गाइस जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी होती है उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलती है, ठीक है। जैसे 2 लाख रुपये का हमारा रेंट रिसीव्ड हो रहा है D125 गाजियाबाद से, और इस पर 30% हमें डिडक्शन मिल जाएगी, जो कि हम 2 लाख का 30% निकालेंगे और इसे माइनस करेंगे 2 लाख में से, तो 60,000 रुपये आ गया। 2 लाख माइनस 60,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर हम
सम का फॉर्मूला लगा लेंगे। लगाने के बाद 2,00,000 माइनस 60,000 1,40,000 रुपये। अब दूसरी प्रॉपर्टी है D105 गाजियाबाद से, जिसमें से जो रेंट रिसीव्ड हो रहा है वो हो रहा है 1,50,000 रुपये। अब इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% निकालेंगे और इसे माइनस करेंगे 1,50,000 में से, ठीक है। 45,000 होगी, तो 1,50,000 में से माइनस करेंगे 45,000। तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पर माइनस करेंगे 1,50,000 रुपये, सॉरी 1,50,000 में से माइनस करेंगे 45,000 रुपये। अब उसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है D25 ग्रेटर नोएडा, जिससे रेंट आ रहा है 2,50,000 रुपये। तो इसका 30% निकालेंगे और 2,50,000 में से माइनस करेंगे 30%, जो अमाउंट हमारी निकल कर आएगी, ठीक है। जैसे हमने ऊपर किया है ऐसे ही तीनों में होगा, जितनी भी प्रॉपर्टी है। तो 75,000 रुपये 30%, 2,50,000 में से माइनस करेंगे 75,000 रुपये, जो कि हमारा 1,75,000 रुपये इनकम आ गई, ठीक है। जो हमारी डिडक्शंस हैं ये माइनस होती हैं, ठीक है। एक तो हमारी सैलरी से है इनकम और दूसरी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमने सम का फॉर्मूला लगा लिया है। फिर अब तीसरी जो इनकम है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसमें कि इनकम जो आ रही है वो आ रही है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। जो सेविंग बैंक अकाउंट पे जो इंटरेस्ट है वो इनकम यहाँ पर आ रही है, कितनी, 4,500 रुपये, ठीक है। तो 4,500 रुपये इस बंदे की इनकम आ रही है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट से। तो यहाँ पर हम 45,000 रुपये हमने डाल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ग्रोस टोटल इनकम। देखिए यहाँ पर ग्रोस टोटल इनकम हमारी कितनी आ गई, हमारी जो भी हमारी डिडक्शन को माइनस करने के बाद हमारी ग्रोस टोटल इनकम निकल कर आती है, जो कि हमारी ग्रोस टोटल इनकम है इसमें 9,14,500। अब बात करते हैं डिडक्शंस की। तो गाइस यदि आपको डिडक्शंस के बारे में पता नहीं है तो मैंने उसके लिए एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो गाइस इसकी जो डिडक्शंस है वो है 80C में इस बंदे ने LIC की हुई है, जिसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपये है। 1.5 लाख रुपये तक डिडक्शंस मिल जाती है, क्लेम कर सकते हैं, चाहे आपकी ज़्यादा क्यों ना हो, बट मैक्सिमम जो है वो 1,50,000 रुपये है। तो इसने LIC की हुई है, तो उसकी जो अमाउंट है मैक्सिमम वो है 1,50,000 रुपये, जो डिडक्शंस ये बंदा ले सकता है। अब बात करते हैं 80D सेक्शन। 80D जो है डिडक्शन हमारी वो है मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है। इस बंदे ने मेडिकल इंश्योरेंस कराया हुआ है और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है जो क्लेम कर सकते हैं वो 25,000 तक ही क्लेम कर सकते हैं। तो इसकी कितनी है, 24,000 रुपये, और इसमें 80 TT है। तो जो 80 TT है वो है जो आपका इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट से है, ठीक है। 45 से है तो 4500 ही इसमें माइनस हो गया। मैक्सिमम मैं लिमिट की बात करूं तो मैक्सिमम लिमिट है 10,000 रुपये। यदि 10,000 रुपये तक सेविंग जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट से है तो इसमें हम डिडक्शंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद यह हम टोटल कर लेंगे यहाँ पर सम से, ठीक है। तो देखते हैं हमारी कितनी डिडक्शन है। तो यहाँ पर एंटर करते हैं 1,78,500 रुपये। तो ग्रोस टोटल इनकम में से माइनस होती हैं डिडक्शंस। 1,78,500 रुपये माइनस होंगे 9,14,500 में से। तो यहाँ पर आप सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्सेबल इनकम हमारी निकल कर आ जाएगी, जिस पे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। टैक्सेबल इनकम हमारी वो इनकम होती है जिस पे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अब गाइस इसमें टैक्स ड्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 59,700 रुपये। अब गाइस मैं आपको टैक्स कैलकुलेट करना बताऊंगा यहाँ पर। अब ये 59,700 रुपये कैसे आया है, तो गाइस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसकी कैलकुलेशन। टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है, 7,36,000 रुपये। अब ये जो कैलकुलेशन है आपको ध्यान से देखनी है और सुननी है। टैक्सेबल इनकम कितनी है, 7,36,000 रुपये। अब मैं आपको बता दूं 2.5 लाख
जिसकी इनकम है मतलब 2.5 लाख एग्जाम्प्ट होती है, 2.5 लाख पर कोई भी हमारा टैक्स नहीं होता है। ठीक है, तो हमने लेस कर दी 2.5 लाख जो हमारी एग्जाम होती है, तो बची कितनी 4,86,000 रुपये। ठीक है, 4,86,000 रुपये बची है। तो हमने 2.5 लाख पर 5% है, तो हमने 2.5 लाख का 5% निकाला है, कितना 12,500 रुपये। मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूँ, 4,86,000 रुपये हमारी इनकम यहाँ पर आई, हमने 2.5 लाख माइनस कर दिए जो हमारी एग्जाम्प्ट थी, बची कितनी 4,86,000। ठीक है, अब 2.5 लाख 4,86,000 का जो 2.5 लाख है उस पर हमने 5% टैक्स निकाला है, कितना आया 12,500 रुपये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपके। अब इसके बाद 4,86,000, देखो 2.5 लाख माइनस करेंगे, 4,86,000 में से माइनस करेंगे 2,50,000 रुपये, जिस पर हमने टैक्स निकाला 12,500 रुपये। तो 4,86,000 में से माइनस करेंगे 2,50,000 रुपये, तो कितना आएगा 2,36,000 रुपये। ठीक है, कितना आएगा 2,36,000 रुपये। क्योंकि हमने क्या किया है, 2.5 लाख जो हमारी एग्जाम थी वो हमने माइनस किया टैक्सेबल इनकम में से, टोटल टैक्सेबल इनकम में से। ठीक है, फिर हमने 2.5 लाख का 5% निकाला, फिर हमने 4,86,000 जो हमारे बचे थे उसमें से माइनस किया 2,36,000 रुपये। अब 2,36,000 का हमें 20% इनकम टैक्स स्लैब रेट के अनुसार, देखिए गाइस 5 लाख तक तो 5% टैक्स कैलकुलेट किया जाता है एज़ पर इनकम टैक्स स्लैब रेट के अनुसार, और 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो 2,36,000 का हमने 20% यहाँ पर निकाला है, तो 47,200 रुपये निकल कर आया है, जो कि हमारा टोटल टैक्स कितना हो गया 59,700 रुपये। तो ये हमने जो टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट किया है ये किया है एज़ पर इनकम टैक्स स्लैब रेट के अनुसार। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जिसमें कि हमारे 12,500 रुपये है। बट गाइज़ यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगी यदि आपकी 5 लाख, ध्यान दीजिएगा 5 लाख तक अप टू 5 लाख यदि आपकी इनकम है तो आपको 12,500 रुपये रिबेट आप क्लेम कर सकते हैं। अन्यथा यदि आपकी 5 लाख 1 रुपये भी हो गई तो आप रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पे ऐड करेंगे एजुकेशन सेस 4%, हम टैक्स ड्यू पर 4% निकालेंगे एजुकेशन सेस, जो कि हमारा एजुकेशन सेस लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4% निकाल दिया है, फॉर्मूला लगा दिया है। यहाँ पर आपको 59,700 का 4% निकालना है एजुकेशन सेस। फिर उसके बाद टोटल टैक्स जो हो गया वो हो गया हमारा 62,088 रुपये। हमने क्या किया, टैक्स ड्यू प्लस एजुकेशन सेस, यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाया तो हमने ये प्लस कर लिया, टैक्स ड्यू प्लस एजुकेशन सेस, तो हमारा हो गया टोटल टैक्स। ठीक है, ये तो हमें हमारा टैक्स हो गया जो हमें पे करना है गवर्नमेंट को। अब इसमें से जो लेस होता है वो होता है TDS। यदि आपका कहीं पर भी TDS कटा है तो आप यहाँ पर उसे क्लेम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस बंदे का 25,000 रुपये TDS कटा है, तो ये जो हमारा टैक्स हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है 62,088 रुपये, तो इसमें से माइनस हो जाएगा TDS 25,000 रुपये, क्योंकि वो हमारा जो टैक्स है वो ऑलरेडी पहले कट चुका है। ठीक है, TDS जो है वो पहले कट चुका है, तो उसका हम यहाँ पर क्लेम कर लेंगे, उसे माइनस कर देंगे। तो टैक्स पेबल जो बनेगा हमारा, टोटल टैक्स पेबल 37,088 रुपये बनेगा। कितना बनेगा 37,088 रुपये। ठीक है गाइस, तो इसी प्रकार ही आपको जो आपका टैक्स ड्यू है माइनस करना है TDS, और आपका नीचे जो मान लीजिए आपका TDS ज़्यादा है तो आपका रिफ़ंड बन जाएगा, और यदि आपका TDS कम है तो आपको टैक्स पे करना होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको इनकम टैक्स की कोई भी कंप्यूटेशन, चाहे ITR 1 से लेकर ITR 7 तक हो, तो आपको इसी प्रकार ही अपनी ITR की कंप्यूटेशन तैयार करनी होगी। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें,
और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और गाइस यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।